सारे इधर देखो बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, अमीन इन्वर्जन। इससे भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। हाँ, इन्वर्जन मतलब फ्लिप, उल्टा होना, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, समझाऊंगा कैसे। इधर देखो, हाँ इन्वर्स ये छाता होता है ना अपना ऐसा, ये ठीक है। जब हवा चलती है तो छाता उल्टा हो जाता है, है ना। या फिर अगर गाड़ी पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कर दिया तो छाता ऐसे उल्टा हो जाता है, डंडी हाथ में ऐसा, तो बस वैसे ही केस। तो इसी को बोलते हैं अमीन इन्वर्जन। कि अमीन में देखो, ये ऐसी चीज है जहां कायरल होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहली चीज, सारे इधर ध्यान दो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने। क्या बोला? ऐसी चीज है जहां कायरल होने के बाद भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की तो पहली कंडीशन ही थी कि कायरल है तो पक्का क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन ये क्या है, कायरल नहीं, मतलब कायरल है फिर भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसके पहले एक पढ़ के आए थे जहां कायरल नहीं था फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये स्पायरो। वहां कायरल नहीं था फिर भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो तीनों कंडीशन मिक्स हो गई देखो, बेसिक कंडीशन, कायरल है तो पक्का क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कायरल नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव कब कब हो सकता है, अलीन्स, स्पायरो, बाइफिनाइल, इनमें। कि कायरल नहीं है फिर भी क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये जो कंडीशन है इसमें क्या है, कायरल है फिर भी क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गया? सब मिक्स हुआ, समझ गया ना? ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, कायरल होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिख लेना है, कायरल होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है। चलो, तो कंडीशन टू शो अमीन इन्वर्जन। और ये किन केसेस में होगा, सिर्फ और सिर्फ अमीन इन्वर्जन में। अमीन मतलब ये वाले केसेस, ठीक है। अब ये होंगे कैसे, इधर देखो, इन कौन कौन शो करता है अमीन इन्वर्जन। पहली चीज तो याद रखोगे, कुछ कंडीशन होती है। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीन शो करेंगे। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन्हीं तीन के एग्जांपल शो करेंगे अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन के लिए सेकंड कंडीशन, एक लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ये। और लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। कंपाउंड असाइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। sp एक्सेट्रा विल नॉट शो फ्लिपिंग बिकॉज देयर इज सफिशिएंट स्टेबिलिटी। वो देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। चलो, अभी ये देखो, अमीन इन्वर्जन में देखो, मैंने क्या बोला कि कायरल होना चाहिए कार्बन। तो ये कायरल कब होगा, जब R1, R2, R3 तीनों अलग होंगे और एक लोन पेयर। तो sp3 विद चारों ग्रुप डिफरेंट, तो क्या है, कायरल है, ठीक है। तो है क्या है, कायरल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं, खुद में ही धीरे धीरे ऐसी फ्लिपिंग शो करते रहते हैं। खुद में पहले इधर है छतरी, धीरे धीरे वो छतरी ऐसे बीच में आएगी, फिर इधर हो जाएगी। तो ये खुद से ही कंपाउंड खुद के अंदर ऐसे ऐसे होते रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही, कोई नहीं करवाता, खुद ही रखे ही थोड़े इधर होंगे, थोड़े इधर, खुद से होते रहते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे ये sp3 थे, उनने अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके क्या हो जाते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं, sp2, ठीक है। और फिर वापस से sp3 हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं। तो छतरी पूरी इधर है अभी, फिर वो छतरी ऐसी पूरी प्लेन में आ गई, ठीक है, फिर पूरी इधर हो गई। तो पहले इस साइड थी छतरी, एक प्लेन में आई, फिर इधर हो गई। तो sp3 था, फिर sp2 हुआ, फिर sp3 हो गया। तो ये देखो, जितने ये R1, R2, R3 थे, सारे के सारे फ्लिप होकर उधर आ गए ना। लोन पेयर इधर था, लोन पेयर इधर आ जाएगा, वो तीनों उधर चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं अमीन इन्वर्जन या अमीन फ्लिपिंग। ठीक है, समझ गए सभी? क्लियर है ना सभी को? है कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो इसी को बोलते हैं अमीन इन्वर्जन, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो ये कायरल होने के बाद भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसकी तीन कंडीशन आती है, तीनों याद रखोगे तुम बेटा। इधर पहला,
कायरल, बेटा इधर देखो, कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग टर्शरी अमीन, क्या बोला उसने, टर्शरी अमीन डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है कायरल होने के बाद भी। रीजन क्या बोलता है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, ये रीजन है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन रूम टेम्परेचर पे ही होता है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, खुद में फ्लिप हो जाते हैं। तो वहां पे एग्जांपल ऐसे आएंगे कि अमीन है, ठीक है, अमीन कौन सा है, टर्शरी है 3 डिग्री वाला, और ये R1 R2 R3 थे, अब क्या हो गए R3 R2 R1, तो फ्लिप हो गए ना पूरे, ठीक है, तो फ्लिप होगा तो इसको क्या बोलते हैं, अमीन इन्वर्जन। ये तुम्हारा अमीन, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये खुद एक कंपाउंड, ये है, मैंने ये उठा के यहाँ रखा है, ये खुद में ही बस पलट रहा है ना, और रूम टेम्परेचर पर खुद से पलट रहा है, तो क्या मैं इस कंपाउंड को सेपरेट कर पाऊंगा कि इसको अलग करूं, इसको अलग कर सकता हूं, नहीं ना, वो तो एक ही चीज है। जैसे मैंने मेरे इस हाथ में अभी ये पेन पकड़ा है, इस हाथ में ये पकड़ा है, थोड़ी देर बाद मैं ये कर देता हूं, तो मैं अलग अलग दोनों कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा ना, कि पहला वाला जिसमें ये पेन इस हाथ में था वो वाला अलग करो और अभी वाला अलग करो, तो मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बोल रहा हूँ मेरे पास एक लिक्विड का सॉल्यूशन है जिसमें मैंने अमीन रखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या रखा है, ये R1 R2 और R3 रखा हुआ है, और बोलूँ कि इस सॉल्यूशन में से मेरे को ये दोनों अलग अलग निकाल के बताओ, पॉसिबल ही नहीं ना, एक टाइम पे वो एक ही रहेगा, दोनों कैसे निकालूं अलग अलग, समझ गए। तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल मतलब सेपरेट करना, तो सेपरेट नहीं कर सकता ना इनको मैं, क्योंकि एक ही चीज़ है वो तो, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल। तो कहाँ लिखा था अपन ने, ये नॉन रिजॉल्वेबल या नॉन सेपरेबल। तो अमीन इन्वर्जन जब भी होगा तो वो खुद ही में हो रहा है ना बस, तो जो खुद में एक बार छतरी इधर तो एक बार इधर, तो मैं दोनों चीज एक टाइम पे नहीं ला सकता ना। वो जो छाता है सीधा हो रहा था उल्टा हो रहा था, अगर मैं बोलूँ मेरे को दोनों छाते एक साथ बताओ अलग अलग करके, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो दोनों को मैं अलग अलग नहीं कर सकता, तो नॉन रिजॉल्वेबल या नॉन सेपरेबल, ठीक है। अब इसमें भी याद रखना एक जो क्वेश्चन आए, कायरल कार्बन दिखे तो वो रिजॉल्वेबल हो सकते हैं, अकायरल दिखे तो वो नॉन रिजॉल्वेबल है, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, ठीक है। ये समझ में आया इतना। इसके जैसा अब ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए रूम टेम्परेचर में मिल जाती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, सो 1 and 2 आर इंटर कन्वर्टेबल, आपस में चेंज होता रहता है, ठीक है। सेकेंड इश्यू का एग्जाम्पल आता है कायरल कार्बन वाला, कंटेनिंग कार्ब एनायन। इसमें क्या है, कार्बन आयन, इसमें क्या था, टर्शरी अमीन। कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज, तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। R1 R2 R3 ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, R3 R2 R1, समझ में आया। और एक लोन पेयर है, माइनस मतलब लोन पेयर, माइनस मतलब लोन पेयर, समझ गए। तो ये भी क्या शो करेगा, अमीन इन्वर्जन। लेकिन अगर पूछो क्या ये अमीन इन्वर्जन शो करेगा, इधर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट करेगा क्या, देख के बताओ। अमीन इन्वर्जन की कंडीशन क्या है, sp3, ठीक है, चार मतलब जो भी लगे हो डिफरेंट, लेकिन एक लोन पेयर भी तो चाहिए, लोन पेयर है क्या, तो ये अमीन इन्वर्जन शो नहीं करता। वो कंडीशन उधर लिखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन लोन पेयर sp3 असाइक्लिक, तो इसमें लोन पेयर नहीं मिल रहा ना, तो लोन पेयर नहीं है तो अमीन इन्वर्जन शो नहीं करेगा बस। तो पूछता है कभी कि टर्शरी अमीन शो करते हैं क्या, हाँ। क्वाटरनरी अमीन या अमोनियम सॉल्ट शो करते हैं क्या, नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट डू नॉट शो, रुको, कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग क्वाटरनरी अमोनियम आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज़ नो सुपर इंपोजिशन, ठीक है। लेकिन ये अमीन इन्वर्जन शो नहीं करेंगे ना, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन अमीन इन्वर्जन शो नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसमें पूछे क्यों नहीं कर रहा है तो रीजन समझ गए, लोन पेयर नहीं है उसके पास, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसी में चेंज, इसकी मिरर इमेज बनाई यही है ना, इसका इन्वर्जन मत समझना है,
एरो नहीं बनाया, एरो बनाता तो बोलता मैं कि इन्वर्जन है। यहाँ ये मत समझ लेना R2 R3 R4 लिखा है, R4 R3 R2 लिखा है तो अमीन इन्वर्जन। ये मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है, ना कि नॉट इन्वर्जन। इन्वर्जन नहीं है वो, मिरर इमेज है। इसकी मिरर इमेज बना हुआ तो ऐसी बनेगी। ये सुपर इम्पोज हो सकती है क्या? नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इन एंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव, तो वही लिखा है कि शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज नो सुपर इम्पोजिशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो बिकॉज ऑफ नो सुपर इम्पोजिशन। सारे इधर बेटा, ये अमीन इन्वर्जन शो नहीं करेगा, लेकिन देखो माही बात नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज वाला। टर्शरी अमीन शो करते हैं क्या अमीन इन्वर्जन? करते हैं। क्वाटरनरी अमीन करते हैं क्या? नहीं। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि टर्शरी अमीन करेंगे क्योंकि उसके पास लोन पेयर रहता है, क्वाटरनरी अमीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास लोन पेयर नहीं रहता। तो यहाँ दो में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो अलग से पॉइंट लिख लेना मार्जिन के ऊपर। टर्शरी अमीन शो करते हैं, क्वाटरनरी अमीन नहीं करते हैं क्या? अमीन इन्वर्जन शो करते हैं और ये अमीन इन्वर्जन शो नहीं करते। ये कंफ्यूजन होगा तुमको कि टर्शरी अमीन शो अमीन इन्वर्जन बट क्वाटरनरी अमीन डजंट शो अमीन इन्वर्जन। ठीक है, समझ में आया इतना? ये मैंने बता दिया। नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन सेपरेबल, कायरल है तो रिजॉल्वेबल कर देना, कायरल है तो नॉन रिजॉल्वेबल कर देना। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें तुमको कुछ चीजें बतानी है। क्या बतानी है मैं बता देता हूँ। पहला क्या है? कायरल है ना। 1 2 3 4 sp3 है, sp3 है विद चारों डिफरेंट, ये sp3 है ना, तो कायरल है। ठीक है, फ्लिपिंग होगी क्या इसमें? देखो एक लोन पेयर भी और नाइट्रोजन है तो, और sp3 भी है, तो ये कंडीशन तो है ना अपनी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हो, लोन पेयर हो, sp3 हो और असाइक्लिक हो, तो फ्लिपिंग होगी। ये रिजॉल्वेबल होगा कि नॉन रिजॉल्वेबल? बताओ। देखो रिजॉल्वेबल मतलब सेपरेट कर सकते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो खुद में ही पलट रहा है ना ऐसा। तो अगर उसका खुद के अंदर चेंजेस हो रहे तो मैं दो अलग अलग कैसे निकालूं इससे? तो ये क्या है? नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, वो उससे मत देखो फिर उसको। चलो ये सेकंड, सारे ये वाला, ये कायरल है क्या? ये कायरल है क्या? ये डंडा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये है, और sp3 भी है, तो कायरल तो है। सेकंड पॉइंट, फ्लिपिंग होगी क्या इसमें? क्या है, फ्लिप होके ऊपर ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि रिंग है, साइक्लिक है। अपने लिए क्या था वो? नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक, तो नो फ्लिपिंग। मतलब सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? सेपरेट कर सकते तो रिजॉल्वेबल, सेपरेट नहीं कर सकते तो नॉन रिजॉल्वेबल। मेरे पास बीकर में अगर ये दे रखा है तो क्या मैं इस बीकर में R1 R2 R3 ये वाला और ये दोनों अलग अलग निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, वो तो खुद ही रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो मैंने मान लो ये निकाला, बाहर निकाला, थोड़ी देर में वही पलट गया, R2 R3 R1 हो गया। तो इन्वर्जन उसमें खुद में हो रहा है, वो कोई अलग अलग कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कायरल है, इसमें फ्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, रिजॉल्वेबल है कि नॉन रिजॉल्वेबल? रिजॉल्वेबल। देखो ये कायरल, अब इसमें इन्वर्जन तो हो ही नहीं रहा ना, तो सेपरेट कर सकता हूँ। इन्वर्जन अगर खुद में होता तो कैसे सेपरेट करो, लेकिन ये तो यहाँ नहीं हो रहा, तो ये रिजॉल्वेबल। तो कायरल है तो रिजॉल्वेबल, ये यहाँ से देख लेना। फिर अब जहाँ ऐसे फंस जाओ वहाँ नहीं, ये अलग है ना अमीन वाला। उसके अलावा अगर कहीं पूछा अमीन के तो फिर ये चीज कंडीशन है।
ये वाला कायरल है, 1 2 3 4 sp3 है, तो ये कायरल तो है। एक और क्या चीज, फ्लिपिंग होगी क्या इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सल्फर है, तो नो फ्लिपिंग बिकॉज सल्फर, ये लिख दिया है, समझ गए? ठीक है। तीसरा क्या पूछा अपन ने, रिजॉल्वेबल है कि नॉन रिजॉल्वेबल? देखो कायरल है तो रिजॉल्वेबल, ये याद रखना, ठीक है। इसमें ये मत करना कि कायरल है तो रिजॉल्वेबल, वो अमीन इन्वर्जन है तो नॉन रिजॉल्वेबल है बिकॉज ऑफ अमीन इन्वर्जन, बातें नहीं। ये वाला बेटा, ये कायरल है क्या? 1 2 3 4 sp3 है ना, अकायरल है वो, दोनों मिथाइल है ना, मिथाइल और मिथाइल, ठीक है। तो चारों अलग भी होने चाहिए sp3 के साथ, तभी होते हैं, तो अकायरल हो गया। अब अगला, फ्लिपिंग होगी क्या? NOC में से तो नहीं है, तो नो फ्लिपिंग, ठीक है। अब ये रिजॉल्वेबल है कि नॉन रिजॉल्वेबल? अकायरल है तो नॉन रिजॉल्वेबल है, ठीक है, नॉन रिजॉल्वेबल। ये चौथा, कायरल है क्या है? ये कंपाउंड कायरल है कि अकायरल है? कायरल है, ये रहा, तो कंपाउंड कायरल है कि अकायरल? बस बात खत्म, ठीक है। नाइट्रोजन पे 2 सेम है तो अमीन इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। तो ये कायरल है। अगला, फ्लिपिंग होगी क्या? लोन पेयर और सारी कंडीशन नहीं है तो नो फ्लिपिंग, ठीक है, और अमीन इन्वर्जन है ही नहीं ना, ठीक है। हाँ, अब ये रिजॉल्वेबल है नॉन रिजॉल्वेबल है? कायरल है तो रिजॉल्वेबल, बात खत्म। इतने ही थे, और कुछ? हाँ नहीं, क्यों है? अमीन इन्वर्जन के लिए अमीन पे 3 अलग अलग होने चाहिए, अमीन पे तो 2 हाइड्रोजन आ गए ना सेम, तो अमीन इन्वर्जन नहीं। समझ में आया ना बेटा सभी को इतना? तो अगर यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन ये आते नहीं अपने इसमें नीट में, लेकिन कभी आ जाते हैं फ्लिपिंग, अमीन इन्वर्जन, ये वो, तो कायरल है तो रिजॉल्वेबल, सेपरेट कर सकते हो, अकायरल है तो नॉन रिजॉल्वेबल, सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लेकिन अगर अमीन इन्वर्जन वाले आते हैं तो अमीन इन्वर्जन में तो नॉन रिजॉल्वेबल ही रहेगा वो, क्योंकि अमीन इन्वर्जन हो गया ना, तो वो एक ही कंपाउंड को कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? तो ये अलग है, उससे मत कंफ्यूज करना कि पहले वाले में तो ये कर दिया कायरल का नॉन रिजॉल्वेबल, बाकी मैं कायरल का रिजॉल्वेबल कर रहा हूँ, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो अमीन वाले की वजह से नॉन रिजॉल्वेबल है, ठीक है। और बाकी सब में अमीन वाली चीज नहीं लग रही है, तो इससे देखते हैं कि कायरल है तो रिजॉल्वेबल और कायरल है तो नॉन रिजॉल्वेबल। क्लियर है सभी को? है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कन्फर्मर्स वाला पार्ट लास्ट बचा है, ठीक है। मेरे लिए तो सारे दिन बराबर हैं, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए रहेंगे सारे दिन के अलग अलग, मेरे लिए तो 365 दिन सेम हो जाते हैं। बताना नहीं चाह रहे हैं आप हमको, ये बोलिए। वैलेंटाइन डे को सारे डे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। हो गया, हो गया, गुड। चलो पढ़े आप सभी इधर। चलो अब लास्ट टॉपिक क्या बचा अपना, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जीआई पढ़ा था, वैसे ही हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल। कोई एक एग्जांपल देगा और पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं इसके, ये बताओ टोटल कितने, ये कितने हैं। तो फॉर्मूले हैं कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता, याद करने हैं, बात ही खत्म। ठीक है, दो केसेस आएंगे, पहला अनसिमेट्रिकल का और दूसरा सिमेट्रिकल का। अनसिमेट्रिकल वाले सिंपल होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल में फिर दो टाइप और आ जाते हैं, एन इवन और एक और एन और, ये दोनों मतलब सिमेट्रिकल में दो आ जाएंगे, इवन और ऑड। तो ये थोड़ा टफ पड़ जाता है कि क्या है। अगर कंपाउंड देखते से दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल है, कोई भी प्लेन से तुम नहीं काट पा रहे हो उसको, वो अलग अलग जा रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूले से याद करो सीधा। टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, 2 की पावर n। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने उसमें से, 2 की पावर n। मीजो कितने होंगे, 0। मीजो मतलब इनएक्टिव है ना, मीजो मतलब क्या है, इनएक्टिव। तो जितने टोटल है उतने ही एक्टिव है, तो इनएक्टिव कुछ बचे ही नहीं, 0। रेसिमिक मिक्सचर, देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, आधा डी आधा एल, ठीक है। तो जो भी टोटल होंगे उसका आधा होगा ना रेसिमिक मिक्सचर, समझ में आता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डी 50% एल। तो अगर मान लो मेरे पास 100 है तो उसमें से 50 डी होगा 50 एल, तो रेसिमिक मिक्सचर जस्ट आधा ही होगा ना हमेशा। तो जितने भी टोटल होंगे उसका क्या करोगे, आधा कर देना। तो ऑप्टिकली एक्टिव का आधा, ऑप्टिकली एक्टिव का क्या करोगे, आधा। तो a/2 ऑप्टिकली एक्टिव का आधा मतलब 2n है, 2n/2, 2n/2 को ऐसे लिखोगे तो 2n-1 हो जाएगा। वो कैसे होगा, समझ में आया। ऊपर जाएगा ना, देखो 2 की पावर है इंटू ये ऐसा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1, तो ये क्या जाएगा n-1। समझ में आ गया, 2 की पावर n, 2 की पावर -1, तो 2 की पावर n-1 हो गया। सही है, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब ये एक एग्जांपल दिया, तुम लोग निकालो कैसे। और हाँ, n क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर अपन पहले निकाल के समझा चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, मतलब कहाँ कायरल कार्बन मिल रहे हैं, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा यहाँ पे। बताओ इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, बताओ जरा। स्टीरियो आइसो, सुनो सुनो सुनो, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकल और जीआई। हेडिंग यही थी अपनी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में दो पढ़ते हैं, जीआई और ऑप्टिकल। तो स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब वो एरिया जहां से वो या तो जीआई शो कर रहा है या फिर ऑप्टिकल शो कर रहा है। तो ऑप्टिकल शो करने के लिए कायरल होना चाहिए, ठीक है, और जीआई शो करने के लिए भाई डबल बॉन्ड के अलोंग कहीं से भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे जीआई जैसी तो कोई कंडीशन दिख नहीं रही ना, इस पे डबल बॉन्ड हो आएगा, लेकिन उस पे ओ पे 2 लोन पे रहोगे तो वो गायब हो गया, यहाँ पे भी नहीं है। तो जीआई जैसा तो कुछ शो हो नहीं रहा, तो बचा क्या, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल कहाँ कहाँ से शो हो सकता है, जहाँ मतलब sp3 आ रहा हो और चारों डिफरेंट हो, तो इस पे होगा क्या, क्योंकि ये तो ऐसा होगा ना, C डबल बॉन्ड OH, तो sp3 थोड़ी ना है वो, ये होगा क्या, CHOH है ना, वो H इधर है और फिर OH उधर है, तो ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, HOH अलग, तो एक ये हो गया, ये अलग होगा, ये अलग ग्रुप हो गया पूरा, ये अलग OH और H, ये हो गया, ये होगा क्या, 2 H हो गए ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने स्टीरियोजेनिक एरिया मिले, 2। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब है जीआई प्लस ऑप्टिकल कहाँ कहाँ से शो हो रहा है। इनमें जीआई नहीं हो रहा तो सिर्फ ऑप्टिकल देखेंगे, ऑप्टिकल नहीं हो रहा होगा तो जीआई देखेंगे, दोनों हो रहा होगा तो दोनों देखेंगे, ठीक है। अब इसमें n क्या है, n की वैल्यू क्या आई, 2। अब बस फाइंड करते जाओ बेटा। पहला क्या है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टोटल ऑप्टिकल कितने, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। अगला टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें एक्टिव कितने, सेम ही है ना, तो 2 की पावर n, ये 4 ही हो जाएगा। मीजो है क्या, कुछ नहीं है, तो मीजो कितने हैं, 0। फोर्थ क्या पूछा है, रेसिमिक। रेसिमिक कितना होता है, आधा होता है ना, तो 4 का आधा सीधा कर दूं मैं, 2। मीजो कंपाउंड मतलब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री में ऊपर और नीचे सेम दिखे। ठीक है, मीजो इसके नहीं है, 0। ये अगला वो समझ में आया ना कि अनसिमेट्रिकल में कैसे निकालते हैं। अब सिमेट्रिकल में अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो इवन या ऑड दोनों में अलग होता है।
एन ऑड या इवन। जैसे कंपाउंड मुझे देख के क्या दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, ये देखो ऊपर और नीचे का। ये सिमेट्रिकल दिख रहा था क्या कहीं से? नहीं ना, कहीं से भी करो तो CH और CH2OH। अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए उसको उधर रखा। सिमेट्रिकल है, अब सिमेट्रिकल में मेरे को देखना पड़ेगा कि n इवन है कि ऑड है। तो पहले n देखूं तो सही है कितने। ये होगा क्या n? नहीं, ये होगा स्टेरियोजेनिक HOH और ऊपर का अलग नीचे का अलग ग्रुप। ये HOH ऊपर का ग्रुप अलग नीचे का अलग। ये डबल बॉन्ड तो नहीं, तो 2 है ना। तो n कितना आया मेरा? 2, मतलब इवन है। इवन है मतलब ये वाले ही फॉर्मूले लगेंगे सारे। तो उसके लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल कितने निकालते हैं? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p कैसे निकालते हैं? n/2। तो n है क्या मेरा अभी? 2। तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर, मैंने क्या बोला था, p को 1 कम कर देना बस जस्ट। तो ये 2 था तो ये क्या होगा? 1। या फिर चलो हाँ पूरे लिख लेता अभी, 1-1। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर कितना है वो? 1 प्लस 2 की पावर 0। तो 2 प्लस किसी की पावर 0 1, ये कितना आएगा? 3। या फिर इसको अपन ने ऐसे देखा था उधर, याद है? हाँ, या तो ऐसे देख लो कि जितना भी n आ रहा हो कितना 2, तो 2 की पावर उससे एक बार 1 कम करेंगे और फिर एक और कम कर देंगे। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, 2 है ना। 2, अब मेरा n की वैल्यू क्या आ रही है? 2। 2 में से 1 कम करूंगा तो कितना आएगा? 1। वापिस से 1 और कम करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो सीधा लिख सकता हूँ ना, 1 कम करके। इससे 1 कम 1 होता है, 1 और कम 0 होता है। तो सीधा लिखूं बजाय ये PV के चक्कर में पढ़ने से। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग डायरेक्ट, जो GI में मैंने बताया था वैसे। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? तो ये वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये वाला होता है मीजो। तो 1 कम करने पे क्या आता है? एक्टिव। 2 कम करने पे क्या आता है? मीजो। तो उसमें से 1 कम करूंगा 2 में से तो क्या आएगा? 1। और 1 और कम करूंगा तो मीजो। तो ये क्या है मेरा? 2 और ये क्या है? 1। तो ये मेरा 2 आया, ये 1 आया। रेसिमिक कितना होता है? ऑप्टिकल एक्टिव जो थे उसका आधा, एक्टिव वाले का आधा, मतलब इस वाले का आधा। तो एक्टिव कितने मेरे? 2। तो 2/2, 1। समझ गए? किसी को डाउट? गुड। चलो, अगर n ऑड आता है, जैसे ये एग्जांपल है, तो पहले तो एग्जांपल लेके मेरे को पता क्या करना है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। क्या दिख रहा है ये? सिमेट्रिकल दिख रहा है ना। देखो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखने के लिए फिर कंफ्यूजन हो रहा था, तो बाद में अपन ने क्या बोला था, नंबरिंग करके देख लेना। अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 दोनों साइड से नंबरिंग करूंगा तो सारे ग्रुप उसी नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी अल्डिहाइड 1 और 5 पे आ रहा है, इधर से करूँ तो, इधर से करूँ तो भी 1 और 5 पे आ रहा है। ये 2 3 4 पे आ रहे हैं, 2 3 4 पे आ रहे हैं। 3 अल्कोहल है, 2 3 4 पे, 2 3 4 पे। अल्डिहाइड 1 और 5 पे इधर से आओ, इधर से आओ, तो नंबरिंग करने पे दोनों साइड से सेम आ रहा है ना। तो जब दोनों साइड से सेम आ रहा है तो कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाले टफ है, याद रखोगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल तो बहुत सिंपल होता है। अब उसमें भी फिर मेरे को क्या देखना है, कायरल के वो कितने हैं, ठीक है, स्टीरियो सेंटर। पहला है क्या? नहीं। दूसरा? हाँ। तीसरा है ये ना, HOH और इधर उधर अलग। लेकिन इस वाले में पता है क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है और HOH, तो इसको क्या बोला था? सीडो कायरल बोला था। तो इसको भी गिनते हैं, ठीक है, भले ही है तो कायरल ना, कैसा भी हो। लेकिन ये कौन सा है? हाँ, सीडो कायरल, और ये दोनों ओरिजिनल कायरल। तो इसके n की वैल्यू कितनी हुई? 3, मतलब ऑड। अब ऑड वाले के लिए अलग फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। इसके टोटल कितने? 2 की पावर क्या करोगे? p क्या है? n-1। तो n जो भी उससे कम करना है ना बस। तो 2 की पावर इससे कम कितना होगा? 2। n से एक p क्या होता है? n-1। तो p रखूंगा क्या? n-1, मतलब इससे एक कम करके रखूंगा ना। तो सीधा ही मैं ऐसा बोलूँ ना कि एक कम करके रखो, खत्म। वहां क्या किया था अपन ने? एक कम किया था और एक और रिपीट करके कम किया था। 2 बार लिखा था कि एक बार एक कम करके फिर एक और कम करके। यहाँ सिर्फ एक ही कम करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलो।
और इसके वैल्यू क्या आएगी 4। अगला क्या है, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितना है इसमें से, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p बाय 2। तो 2 की पावर p कितना है यहाँ पे 3, सॉरी p इसका आधा होता है ना, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। जो वही आ रहा है, कुछ नहीं है, वो घुमा फिरा के इससे एक कम करना तो ये आ जाएगा, एक कम करना और एक और कम करना, सेकंड वाला आ जाएगा टोटल ऑप्टिकल एक्टिव। तो टोटल निकालने के लिए सिर्फ एक बार लिखेंगे, और इसमें ऐसा, वहां पे वो चीज़ थोड़ी सी अलग है ना, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। मीज़ो कितने होंगे, ये सेकंड वाला पार्ट, मीज़ो मतलब कितना हो गया 2 की पावर 1, ठीक है। रेसिमिक कितने होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव का आधा, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही थी उसका आधा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 4 माइनस 2, 2, तो 2 बाय 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, समझ में आया। तो देखो यार, ये फॉर्मूलेस पता है तुमको, याद करना है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपन, है ना। तो या तो उन मेथड से याद रख लेना जैसे अपन ने सीखी थी, करते हैं, लेकिन देखो कैसे, उसमें फ़र्क कहाँ पड़ रहा है। तो सुनो बेटा, सभी ये कर लोगे ना, खुद से एक बार लिख लेना ये चीज़ें, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक टेबल बना लेना, ठीक है। देखो इसका जो टोटल वाला है, हाँ देखो इसका टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर p है, इसका वही टोटल ये वाला है ऑप्टिकल एक्टिव, इसका टोटल क्या है 2 की पावर p क्या होता है n-1, तो 2 की पावर n-1 इसका टोटल ऑप्टिकली आइसोमर है, इसका ऑप्टिकल एक्टिव वाला 2 की पावर n-1 है, ये फर्क है। तो तुम टेबल बना के याद कर लेना है, तो सारे फार्मूलेस, ठीक है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे खास आते नहीं है कुछ, बट फिर भी अगर आता है तो लिखा दिए हैं तो याद तुमको होने चाहिए, ठीक है। तुम लोग मशीन हो, ये समझो, सब याद करना है तुमको, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा अपना कन्फर्मर्स, वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बचा अपना कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को नीट में काफ़ी है, ठीक है। तो उतना तो छोटा सा पार्ट है, अभी हो जाएगा, ठीक है। सभी इधर, सारे इधर है ना, 10 मिनट का टॉपिक बचा है, पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है अपने इसमें, जो आते हैं सारा लिखते हैं, ठीक है। देखो ये लास्ट टॉपिक बचा अपना कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, इसको क्या बोलते हैं रोटामर्स, ये नाम भी लिख लो है, क्या बोलते हैं रोटामर्स। देखो सभी बेटा बात नहीं, इसमें 3 टाइप के आएंगे तुम्हारे, वेल्डेश, सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए शो करने के लिए, 2, है ना। मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2। अब इसका मतलब क्या है, इधर देखो, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन पे 4 वैलेंसी है, तो उससे तो कुछ नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होंगे, एक ये कोना लेना, एक ये वाला कोना, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी तो फ्री हो गई ना, 3 और फ्री बची है, इसकी भी कितनी 3 और फ्री बची है, 3 इसकी फ्री बची है, 3 इसकी फ्री बची है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें जो एक डंडा ऊपर लगा है, एक मेरी साइड है, एक इधर है, उल्टा हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक ऐसे बना है, एक उधर है, एक इधर है, और एक डंडी ऊपर उल्टा पाया लगा है, ठीक है। तो ये कार्बन और ये कार्बन के रेस्पेक्ट में ये जो 3 डंडियां हैं, इधर बाएं वाली और इधर भी 3 बाएं वाली, ठीक है। अगर ये नॉर्मली मैं बना दूं कैसे, इस फॉर्म में कि एक बोर्ड के बाहर होगी, एक बोर्ड के अंदर, एक नीचे, ऐसा वाला, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन ऑफ कन्फर्मर्स। अब इसमें मैं कर सकता हूँ, इस बायो को मैं घुमा सकता हूँ ना थोड़े थोड़े डिग्री पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना भी घुमा सकता हूँ। तो ऐसा बस मानते हैं कि इसकी जो ये डंडी, ये डंडी, ये डंडी, इधर से देखूँ तो ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने डिग्री पे है, समझ गए। अलग अलग डिग्री पे आएगी ना, जैसे जैसे घुमाते जाऊँगा, घुमाते जाऊँगा, घुमाते जाऊँगा, समझ गए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, ये घुमाने को रोटामर्स या कन्फर्म। जैसे अभी ये एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा मैंने घुमाया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, तो ये अभी आपस में आइसोमर हो गया, पहला वाला और अभी वाला। थोड़ा और घुमाया तो स्ट्रक्चर चेंज, तो वापस आइसोमर हो गया, और घुमाया तो स्ट्रक्चर चेंज, आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, फॉर्मूला सेम, बस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट। तो पहले ऐसा था, अभी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो हर डिग्री पे नया नया आइसोमर क्रिएट हो रहा है ना।
और वो डिग्रीज में पॉइंट में भी घुमा सकता हूँ 1.2, 1.3 डिग्री, 1.4 डिग्री। तो मैं कितनी बार घुमा सकता हूँ, मैं कितना आइसोमर बन सकते हैं इसके। जैसे मान लो ये हाथ ऐसा ही है, ठीक है, इसको मैं कितनी बार घुमा के मतलब कितना अलग अलग, एक तो ये आइसोमर बना, एक ये बनेगा, एक ये समझ गए। तो ऐसे कितने आइसोमर बन सकते हैं, बहुत सारे। देखो 360 तो 300 डिग्री 360 डिग्री होती है उतने तो बनेंगे, लेकिन उनमें भी बीच में पॉइंट के भी तो हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट आइसोमर बन सकते हैं कोई भी कन्फर्मर से। कितने इनफाइनाइट आइसोमर, समझ गए ना क्यों, ठीक है। तो वही पॉइंट पे लिखा होगा ये देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होंगे, एक कार्बन से कैसे आइसोमर बनाओगे, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो चाहिए होंगे, इसीलिए ये ऐसे। अब उसी चीज को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बैच डैश। इन्हीं कार्बन को अगर मैं ऐसे इस फॉर्म में लगाऊं 2D में सारे ऐसे बनाऊं तो इसको क्या बोलते हैं 100 हॉर्स। 3D में बनाया तो क्या बोला बैच डैश। 3D में बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा वो, ऐसा एक बोर्ड के अंदर बाहर और ऐसा, तो बैच डैश। 2D में अगर बनाता हूँ ऐसे सारे सिंगल डंडे खींच के तो क्या बोलते हैं इसको 100 हॉर्स। अगर इसको ऐसे बनाता हूँ कि जैसे ये था, ऐसे देख रहा था या तुम जो देख रहे हो तो तुमको दोनों कार्बन दिख रहे हैं ना, अभी इसमें दोनों कार्बन दिख रहे हैं, इसमें दोनों कार्बन दिख रहे हैं, तो वो क्या होगा बैच डैश 100 हॉर्स। न्यूमैन में तुमको दोनों कार्बन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, जैसे ये ऐसा। तो अब मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, एक कार्बन के पीछे एक कार्बन छुप गया ना, तो मुझे दोनों कार्बन एक साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन उसकी तीनों डंडियां दिखेगी और इसकी तीनों डंडियां दिखेगी। तो उसको ऐसे रखते हैं, ये सामने से देख रहे हो। तो ये ब्लैक वाला जो बनाया है वो मैं बोल दूं कि फ्रंट वाला कार्बन है, बैक वाला जो मानना है, और एक ब्लू वाला बनाया है उसको एक को फ्रंट बोल दूंगा तो एक को बैक वाला कार्बन, समझ गए। तो अगर ये वाला कैसा है, ऐसे देख रहे हैं, तुम देखोगे तो तुमको एक बार इसकी डंडियां दिखेगी, एक बार पीछे वाले की दिखेगी, लेकिन दोनों कार्बन एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ऐसे अगर ऐसे में देखते हैं सामने से तो बोलते हैं न्यूमैन। साइड से देखते हैं उसमें 3D में दिखा रहा है तो बैच डैश, 2D में ऐसे दिखा रहा है तो 100। यही फर्क है और कुछ फर्क है। तीनों रोटामर्स या कन्फर्मर्स, तीनों में सारी चीजें सेम है, क्लियर है। अब है क्या, वो पढ़ते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, है ना, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड टाइप में था बेटा ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड चाहिए था ना, और उसमें डबल बॉन्ड के अलाउंड घूमता नहीं था, तो बोलते थे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। ये कितनी भी बार घूम सकता है ना, बीच वाला मैंने बताया था, ये कितनी बार घुमाऊंगा, समझ गए। ये बैच डैश का एग्जांपल हुआ तुम्हारा, ये 100 हॉर्स का एग्जांपल हुआ, समझ गए। अब ये वाला जो देखो इक्लिप्स मतलब होता है ना, जैसे इसमें भी होता है अपने क्या, सूरज चांद जो भी है इसमें परछाई जब एग्जैक्ट ऊपर ओवरलैप होती है तो बोलते हैं ना इक्लिप्स, ग्रहण लग गया। ठीक, ग्रहण मतलब क्या, जो परछाई होती है वो एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाती है तो दिखता नहीं है मुंह, उसी को बोलते हैं इक्लिप्स। तो मान लो अगर इसमें भी यही हो रहा है कि इधर जो इन्वर्टेड वाई है कैसा भी बना, मान लो सीधा है, इधर जो सीधा वाई है और इधर भी एग्जैक्ट सीधा वाई उसी के ऊपर है, तो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हुई ना, इधर से देखूंगा तो ऐसे प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। जिसमें एग्जैक्ट, जैसे इसमें उल्टा वाई दिख रहा है इस कार्बन पे, इस पे भी क्या दिख रहा है, उल्टा वाई, तो ये इसको क्या बोलूंगा, इधर से देखूंगा तो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ही दिख रहा है ना, तो क्या बोलते हैं इक्लिप्स या ग्रहण वाला। अब डायहेड्रल एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, जैसे इधर से इधर की डंडी एक ऊपर है और दो नीचे, इधर एक डंडी ऊपर है और दो डंडी नीचे, तो इस ऊपर वाली डंडी और इस ऊपर वाली डंडी के बीच में कुछ एंगल नहीं है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्यों, क्योंकि दोनों ऐसी ओवरलैप हो गई। अगर ये थोड़ी भी ऐसी होती तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है ये बीच वाला, समझ गए, तो ये डायहेड्रल एंगल होता है, समझ में आया क्या बटो। ये थोड़ा और ऐसे बाहर घूम जाता तो ये वाला एंगल डायहेड्रल होता, ये ऐसे घूम जाता तो ये वाला एंगल डायहेड्रल होता। जस्ट ओवरलैप पे तो एंगल कुछ नहीं है, तो डायहेड्रल एंगल कितना होता है इक्लिप्स में 0, क्योंकि दोनों जस्ट ऐसे है ना। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब जस्ट इन्वर्टेड, एक उल्टा वाला तो एक सीधा वाला, ठीक है। अब मान लो एक उल्टा वाला एक सीधा वाला, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 3 डंडी ये 3 डंडी को, और एग्जैक्ट ओवरलैप किया से देखो ना 3 डंडी ये और एक और 3 डंडी कैसी बनेगी, ऐसी,
तो इनके बीच में जो एंगल ये डायहेड्रल है ना, तो ये कितने का होगा 60 डिग्री का, क्योंकि 120 के 3 में होने थे, 3 का 3 पार्ट और कट गया तो 60, तो इसमें डायहेड्रल कितना होता है 60 डिग्री स्टैगर्ड। तो मेन ये दो एक्लिप्स और स्टैगर्ड, इनके बीच में जितने भी अलग अलग वैरायटी आ सकती है, थोड़ी थोड़ी घुमाऊंगा ना एक एक डिग्री, इन सबको क्या बोलते हैं गॉचे या स्क्यू। स्क्रू सुना है, स्क्रू थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो उससे आता है इनके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उन सबका नाम क्या है गॉच या स्क्यू। स्क्यू SKEW, ये ठीक है ये। तो सबसे अच्छा स्टैगर्ड, गॉच, स्क्यू और एक्लिप्स, समझ गए। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो अगर ये जस्ट ओवरलैप होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगा है, यहाँ भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगा है, ठीक है, और ऐसे ठीक है ऐसा, तो अगर जस्ट बड़े बड़े मॉलिक्यूल ऐसे पास में लगे तो ये ऐसे समझो, इधर भी ऐसे ही एक और, चलो ये समझ गए, बीच में है ना। अगर जस्ट ऐसे आ रहे हैं तो ये और ये रिपल्शन करेंगे ना, ठीक है, तो रिपल्शन करेंगे तो स्टेबल है क्या है, लेकिन अगर ये बीच में जस्ट है कि यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ एकदम फ्री और ये इसके बीच में 60 डिग्री पे आ गए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है स्टैगर्ड, ऐसे ऐसे याद रखो, स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन इक्लिप्स अगर एग्जैक्ट ऐसे आ रहे हैं तो ये सबसे कम स्टेबल है, और इनके बीच में जितने भी ये छोटे छोटे डिग्री के एंगल बन रहे हैं ये सब गॉच है इनके बीच में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है स्टैगर्ड, और उसको क्या एंटी फॉर्म बोलते हैं, एंटी क्योंकि एकदम उल्टे हैं ना, एकदम अपोजिट में, समझ गए। तो एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है स्टेबिलिटी। फिर बीच में गॉच, स्क्यू या पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स मतलब वो भी सुंदर बन गया, पूरा एक्लिप्स नहीं है, पार्शियल भी आएगा, ठीक है। तो गॉच, स्क्यू, पार्शियल एक्लिप्स और एक्लिप्स सबसे कम, एक्लिप्स एकदम ओवरलैप तो सबसे कम स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, इनके बीच की सारी चीज़ें आया समझ में। हाँ, तो स्टेबिलिटी पूछे तो स्टैगर्ड की ज़्यादा एक्लिप्स से, एनर्जी पूछे तो एक्लिप्स की ज़्यादा है स्टैगर्ड से, क्योंकि जिसकी ज़्यादा एनर्जी वो कम स्टेबल है, जिसकी कम एनर्जी वो स्टेबल। तो जो ज़्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम होगी ना, तो एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी एक्लिप्स की, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा तो एनर्जी ज़्यादा है, इसके बाद एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी स्टैगर्ड ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी ज़्यादा है, ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है स्टैगर्ड की, एनर्जी किसकी ज़्यादा है एक्लिप्स की, ऐसे ये समझ में आया ना, इसमें साफ दिख रहा है एक्लिप्स। तो ब्लू वाला जो है, अब या तो मैं आगे वाला कार्बन ले लूँ, पीछे कुछ भी तुम्हारे फंक्शन, और ये डॉट वाला दूसरा वाला कार्बन, जस्ट देखो ओवरलैप हो रहे हैं इसमें, तो एक्लिप्स 60 डिग्री के डायहेड्रल पे आ गए तो स्टैगर्ड, ठीक है, 60 डिग्री स्टैगर्ड ऐसा। अब इसको हर डिग्री पे घुमा के अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट कन्फर्मेंस, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्या एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, ठीक है। ऑर्डर का है स्टेबिलिटी का ही है वाला भी है ना, इसमें एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स। इसमें फिर पता है ये भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन से लगे, जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन लगा दिया, अगर ये कैसा स्टैगर्ड है ना, अगर ये और ये उल्टे हैं, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल से CH3 एक OH है, ऐसे बहुत ही दूसरा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जितने डिफरेंट मॉलिक्यूल जितने दूर उतना अच्छा। तो एंटी स्टैगर्ड अपोजिट मॉलिक्यूल सबसे दूर, सारे अगर सेम है तो फिर स्टैगर्ड और एक्लिप्स, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टैगर्ड, गॉच, स्क्यू, पार्शियल एक्लिप्स और एक्लिप्स। गॉच, स्क्यू मतलब पार्शियल एक्लिप्स का एक ही बात है, बीच के सारे आ गए, ठीक है, कितने भी है, तो 1, 2 और 3 ही। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, 2 एक्सट्रीम कन्फर्मर्स, सबसे कोने वाले कौन से, एक तो पूरा एक्लिप्स,
0 डिग्री, एक मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना स्टैगर्ड स्टेप में। 60 से इधर उधर जाओगे तो वापस वो नहीं आ जाएगा। फिर ये फॉर इथाइल ग्लाइकोल। अब बेटा ये तुमको इसका आता है कि इसका कैसे बनाओगे, तो 2 कार्बन तुमको फिक्स करने हैं, ये और ये। इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 OH है, इस पे भी क्या 2 हाइड्रोजन और 1 OH। तो अगर मेरे को बनाना हो तो मैं यही बनाऊँ ना, 2 हाइड्रोजन 1 OH। इस पे भी मान लो 2 हाइड्रोजन 1 OH। समझ गए कैसे? इसमें भी बना सकता हूँ 2 कार्बन 1 OH और बाकी 2 क्या होंगे हाइड्रोजन, इसके बाकी 2 होंगे हाइड्रोजन। समझ गए? तो ऐसे अलग अलग। अगर मान लो ऐसे 4 कार्बन का अगर देता ना हो तुमको, तो उस 4 कार्बन में अलग अलग वैरायटी बन सकती है। या तो तुम इन दोनों को सेंट्रल रख के करो कि इसके 2 हाइड्रोजन 3, और इसमें एक ये और एक ये, या तो ऐसा करो, या फिर इन दोनों को सेंट्रल रख के करूँगा तो 1 C 2 H, इस पे 1 C 2 H, इन दोनों को सेंट्रल रख के करूँगा तो सेम इसके दूसरे हो गया। तो अलग अलग कोई भी बस 2 कार्बन को मुझे फिक्स करना पड़ेगा पास वाले, या तो इन 2 को फिक्स कर लो या इन 2 को या इन 2, ठीक है, और उनसे उनकी बैलेंसिंग क्लियर करके बना दूँगा। अब ये वाले जो होते हैं OH OH वाले FOH वाले, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना FON में, तो OH है SQ, बीच वाले सारे फॉर्म ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो, फिर स्टैगर्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स और फिर फुल एक्लिप्स। ये होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा गॉस क्यू को आगे कर देना, इसके बीच वाले कोई भी जो पार्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो गॉस क्यू सबसे ज़्यादा, फिर स्टैगर्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स और फिर फुल एक्लिप्स, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड गॉस इज 900 कैलोरी का भी कोई पूछा तो इनके बीच का ये, और एक ये साइक्लोहेक्सेन का अलग से पूछता है अपने इसमें कि साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेंस अलग अलग बता देता हूँ। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, सारे इधर है ना, वो इन 4 अलग अलग शेप में रह सकता है, और उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? चेयर। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसी को ट्विस्ट कर दो, मान लो इसको अगर मैं एक और ऐसे घुमा दूँ तो ट्विस्टेड हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं घुमा ऐसे नहीं बना रहा हूँ, इधर से मोड़ रहा हूँ ऐसे, तो ये बोर्ड हो गया। और इस वाले को मैंने ऊपर किया, या फिर इस वाले को मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया से, तो ये हो गया हाफ चेयर। तो ये ऑर्डर पूछता है कि साइक्लोहेक्सेन में, मैंने बनाई साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, चेयर, ट्विस्टेड, बोर्ड, हाफ चेयर, याद ही रखना है। चलती बोर्ड है जो भी है, समझ गया। और ट्विस्टेड ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेटा, इधर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, क्योंकि सब पे H2 लगे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ट्विस्टेड वाला कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना है ना। ट्विस्टेड फॉर्म कैसा होता था? ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये कैसा है? इनएक्टिव। समझ गया ना। अगर नॉर्मली पूछो तो क्या दिख रहा है? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है, लेकिन उसका ये वाला जो फॉर्म होता है ट्विस्टेड, वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये ऑर्डर याद रखना है, पूछा हुआ एग्जाम कि साइक्लोहेक्सेन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड, बोर्ड और हाफ चेयर। याद रख लोगे? ठीक है, हाँ जैसे भी याद रखो, ठीक है, अपने अपने ट्रिक बना लेना। मेरा बता दें, चलती बोर्ड है बस, हुआ है यहाँ। अरे वो सी चलती बोर्ड है ऐसा, वैसे मतलब हाँ आ गया, ठीक है। चलो समझ गए ना सभी। देखो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई क्योंकि वो अपने इसमें काम की भी नहीं है, अपने नीट में इतना ही आता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, और साइक्लोहेक्सेन में किसका ऑर्डर पूछता है, या फिर अगर बोलेगा तो कौन सा स्टैगर्ड है, कौन सा इक्लिप्स है, ये पूछ लेता है, कितना डायहेड्रल एंगल है, ये पूछ लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपना ये पार्ट 1 खत्म होता है। इसका मतलब आइसोमेरिज्म खत्म होता है, ठीक है। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग में पढ़ा था, आईयूपीएसी खत्म हो गया था, यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गया तुम्हारा। कल से आप पढ़ेंगे जीओसी 1, ठीक है। जीओसी 1 में इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है, और अच्छा भी और बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, कुछ रखना नहीं है। ऑर्डर्स आते हैं आई के, एम के, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, वो रखने नहीं है, समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये वाला लेक्चर टाइम करते हैं, थैंक यू।